107। अच्छा, अब आपकी अगली क्लास जो है जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, डेट विल बी ऑन मंडे। डेट विल बी ऑन, हाँ, अगले जो मंडे आ रहे हैं, यानी नहीं, डेट विल बी ऑन मंडे। और ऑनलाइन वालों को भी इंशाल्लाह मंडे को ही ये क्लास दी जाएगी। मंडे को 8 बजे टाइम होगा। जिनका किसी और कॉलेज में कोई क्लैश ऐसा है तो उनके लिए सैटरडे की ऑप्शन है, लेकिन ऑनलाइन वाले हजरात को मैं बता रहा हूँ। और आपको मंडे को इंशाल्लाह 6 तारीख को, 6 जनवरी 6 फरवरी 8 बजे न्यूमेरिकल्स होंगे, और कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें हल्की फुल्की कुछ मिक्स करने वाली हैं वो होंगी। तो ये क्लास इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेबस। विदाउट दिस क्लास देयर इज़ अ लो चांस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स में कहना चाह रहा हूँ। मैं खुल के बात ना किया करो ना, कभी ढके चुपे अल्फाज में भी किया करो। तो इसलिए ये क्लास लेनी है। क्या ये 8 AM पे शुरू होगी, बाकी ऑब्वियसली आगे डैश डाल दो। मे बी 2 PM मे बी। ओके, यार यूट्यूब पे और बड़ा बतला होता है, अब हम भी अपनी वीडियो तरह डालें तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा जी, आप तशरीफ़ ले आए पेज नंबर 340, पेज 341 पे। ये पहला आंसू मैंने आपके सामने आज रखा है, पेज 341 पे। यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम मिस्टर जुबैर अंसारी। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले से ये कितना मुश्किल होता था। यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम मिस्टर जुबैर अंसारी हु इज सीकिंग योर एडवाइस रिगार्डिंग द मोड एंड प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। प्लीज ड्राफ्ट अ सुटेबल रिप्लाई। आज शाम 6 बजे। ओहो भाई, इस क्लास में कुछ मसला आ रहा है। आज शाम 6 नहीं, इस क्लास में जाएं। आज शाम 6 बजे टर्म टेस्ट 2 और टेस्ट 12 की जूम की मीटिंग होगी। इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा कुछ इसमें मसले आ रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आपने आना हुआ आप आ जाइएगा, बहन भाई को लेके आना, जी जैसे भी आपकी मर्ज़ी हुई। घर में साथ बिठा के ना सारे बच्चों को, चलो शुरू करें जूम मीटिंग। ओके जी भाई, इशू रिजॉल्व हो गया उधर? शुक्रिया, नहीं हुआ। चलो यार, सवाल तो पढ़ो ना, आवाज़ आ रही है? ओके, यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम जुबैर अंसारी। मैं हूँ भाई पेज नंबर 341 पे। हु इज सीकिंग योर एडवाइस, जो आपकी एडवाइस मांग रहे हैं रिगार्डिंग मोड एंड प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। प्लीज ड्राफ्ट अ सुटेबल रिप्लाई। एक सुटेबल रिप्लाई बनाएं ब्रीफली डिस्क्राइबिंग द एपेलेट प्रोसीजर। हाइब्रिड वालों समझ लो, रेडियो चल रहा है। द एपेलेट प्रोसीजर, आप ये भाग लगाए। एंड इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग चार्ट इन योर रिप्लाई। और अपने रिप्लाई में ये चार्ट बनाएं। ये फ्रूट चार्ट नहीं है, ये चना चार्ट नहीं है, ये चार्ट है। नेम ऑफ एपेलेट अथॉरिटी, क्लियर हो गया उधर? नहीं हुआ। नेम ऑफ एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी का नाम बताएं। अगला कॉलम पढ़ें हाइब्रिड वाले हजरात। अथॉरिटी हुज ऑर्डर मे बी अपील्ड अगेंस्ट, वो अथॉरिटी बताएं जिसके फैसले के खिलाफ आप उधर जा रहे हैं। फाइल करने की फीस बताएं। लिमिटेशन पीरियड बताएं फॉर फाइलिंग अपील बाय, लिमिटेशन पीरियड बताएं फॉर फाइलिंग अपील। अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड बताएं, यानी अपील कब तक फाइल की जा सकती है। अगला कॉलम है डिसीजन इन अपील। अपील में जज साहब फैसला क्या सुनाएं, बुला लें मेरे भाई को। डिसीजन इन अपील, अपील में जज साहब फैसला क्या सुनाएं। फैसले कितने किस्म के होते थे? 3 किस्म के होते थे, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। और आखिरी कॉलम है लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन। इसका क्या मतलब होगा लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन? यानी कितने अरसे में कोर्ट फैसला सुनाए, कोर्ट कितने अरसे में फैसला सुनाए। ओके, अब मोहतरम हाइब्रिड वाले हजरात मादरत के साथ भाई चौथे कॉलम में आए और लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील के नीचे लिखें लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील बाय टैक्स पेयर। बाय टैक्स पेयर का लफ्ज लिखें यार, चौथे कॉलम में बाय टैक्स पेयर का लफ्ज लिखें। ये किसके लिए लिमिटेशन होती है अपील फाइल करने की? टैक्स पेयर के लिए, कितने अरसे में तुम अपील फाइल करो। आखिरी कॉलम क्या है जी? लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन। लिमिटेशन पीरियड फॉर, तो डिसीजन किसने देना होता है? बाय कोर्ट। सही हो गया भाई, चलें शुक्रिया। कोर्ट ने कब तक फैसला सुनाना है? तो ये है टैक्स पेयर ने कब तक अपील करनी है, ये है कोर्ट ने कब तक फैसला सुनाना है। आएं जी इसके सोल्यूशन में। जी बिल्कुल,
सोल्यूशन में आए। यार इसको एसी को चलाओ ज़रा। अब ये सेकंड लास्ट क्लास के अंदर भी अगर हमें गर्मी लगे तो फिर तो मसला होगा ना भाई। प्लीज़ ऑनलाइन वाले टिश्यू पेपर ले आएँ। और एक भाई ने जिन्होंने कहा था मेरा नाम लीजिएगा, यार मादरत आपका नाम मुझे भूल गया। नेम ऑफ एपलेट अथॉरिटी, लेकिन दिल में आप याद आ गए हो। नेम ऑफ एपलेट अथॉरिटी कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर अपील के फैसले, कमिश्नर अपील के पास अब क्यों गए हैं? कमिश्नर के फैसले के खिलाफ। एपलेट ट्रिब्यूनल क्यों गए हैं? कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ। हाई कोर्ट क्यों गए हैं? एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हो सरकार? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। फीस आप खुद देख लेंगे। इधर हम 30 दिनों में अपील कर सकते हैं, इधर हम 60 दिनों में अपील कर सकते हैं, और इधर हम 90 दिनों में अपील कर सकते हैं। तो 30, 60 और 90। ओके, इसके बाद इधर था कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसिल, इधर था अफर्म, मॉडिफाई और कैंसिल, और इधर था जो भी जजमेंट कोर्ट पास कर दे उसकी मर्जी है। कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाने 120 दिनों में, एपलेट ट्रिब्यूनल ने, आप सुना दो, एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाना है 6 महीने में। हाई कोर्ट को हम नहीं बता सकते क्योंकि उसके कोर्ट अलग है। एक और कॉलम डलवा दें कोई ताकि जरा समरी हो जाए बंदे। स्टे ऑफ रिकवरी। अगर आपको लगे कि आपका टैक्स जमा करवाना अनड्यू हार्डशिप क्रिएट करेगा तो फिर आप ऐसा करें कि आपको स्टे मिल जाएगा, 30 दिन तक टैक्स जमा ना कराएं। लेकिन अगर आप 30 दिन में भी टैक्स जमा ना करा सकें तो एक दफा और रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि 30 दिन की छूट मुझे और दे दो। द एपलेट ट्रिब्यूनल, अच्छा एपलेट ट्रिब्यूनल भी आपको स्टे ऑफ रिकवरी देता था, वो मेरे ख्याल से देता था 6 महीने की या 180 डेज की, 180 डेज की। और हाई कोर्ट भी आपको छूट देता था स्टे ऑफ रिकवरी, स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी, स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी, ये आपको छूट देता था कितने दिनों की? जी बोले 6 मंथ्स की। जी भाई आप लोग क्यों लेट हो गए? टिश्यू पेपर अरेंज कर रहे थे? अच्छा हाँ, अच्छा चलो रहने दो, छोड़ो। वापस आ जाए भाईजान जिथे थी को। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द टाइम लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने क्या टाइम लिमिट्स बताई हैं विद इन विच, जिसके अंदर कमिश्नर को चाहिए कि एक ऑर्डर पास कर दे टू गिव इफेक्ट टू डिसीजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के फैसले के बाद ऑर्डर पास करे अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कोर्ट के फैसले के बाद ऑर्डर पास करे। बता दें ये क्या सिचुएशंस हैं जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद करे? बताएं बताएं बताएं। सवाल देखना पड़ेगा। द एपलेट ट्रिब्यूनल हैज सेट असाइड द असेसमेंट ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल वाज रिसीव्ड बाय कमिश्नर ऑन नवंबर 30, 2004। तो बता दें सेट असाइड के केस में हमने क्या पढ़ा था? बातें नहीं, 2 महीने, 1 साल या 2 साल? 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसलिए अगला पॉइंट काट दें बी, इसलिए 30 नवंबर 2004 के बाद तारीख आएगी और उसके बाद एक अगली तारीख आएगी 30 जून 2006। तो ये ना कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने असेसमेंट ऑर्डर पास करना था। इस सेक्शन की हेडिंग ही में या इधर उधर मैंने लिखवाया था गिव इफेक्ट टू डिसीजन ऑफ कोर्ट। इसको यार ज्यादा कर दें, टेम्परेचर को इसको कर दें कम से कम 40 नहीं 28 कर दें, 24 कर दें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ज़िया हैज डिस्कवर्ड एन एरर इन हिज एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। ज़िया ने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, नहीं ज्यादा होगी 26 कर दें, ज़िया हैज डिस्कवर्ड एन एरर इन हिज एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड बाय हिम। और वो चाहता है कि मैं अपने रिटर्न रिवाइज करूं। ज़िया अल्लाह आपका भला करे, रिवाइज कर दें। आप हमसे क्या पूछना है? कहते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ फुफ्फो जी ऑर्डिनेंस 2001 narrate the conditions which Zia has to comply with in order to submit a valid revised return। वैलिड रिवाइज रिटर्न जमा करवाने के लिए कहते हैं मुझे तुम शराइत बताओगे या मैं तुम्हें शराइत बताऊं? तो ज़िया ने रिटर्न रिवाइज करनी है, इसके लिए हमने शराइत बतानी है। ज़िया 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 भाइयों सारी टाइम की गेम शुरू हो गई है। अब आप जाने, आपके घर वाले जाने और आईकेप जाने। अच्छा, पेज 314 पर रिवाइज रिटर्न्स की शराइत लिखी हुई है। अगला सवाल यह है, यार प्लीज हद होगी। और आप खड़े हो जाओ, आप ऑनलाइन मीटिंग में क्यों ज्वाइन किए थे? खड़े हो जाओ,
बिला वजह, और वीडियो भी अपनी ऑन की हुई थी। 21 का 2, खड़े हो जाओ सर, ना गलत, खड़े हो जाओ। स्टेट द बेनिफिट्स विच जिया को डेराइव, वो बेनिफिट्स बताएं जो जिया ले सकता है बाय फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न वॉलेंटरीली। अगर वो रिटर्न वॉलेंटरीली अपनी खुशी से रिवाइज कर दे, क्या बेनिफिट ले सकता है जी बताएं। पेज 316 पे हमने पढ़ा था कि अगर आप नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले रिटर्न रिवाइज कर दें, आ जाओ भाई बैठो, कल इंशाल्लाह इस क्लास में फिर आप आओगे तो जिन बोल रहे होंगे। बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, अगर नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले आपका दिल चाहे रिटर्न रिवाइज करने को, इसका मतलब है उसने घूरी भी नहीं मारी डॉगी ने और आप दूधू लेके चले गए उसके पास, पी लो यार, तो बहुत लेवल है आप तो खैर खाई का जज्बा आप में बहुत ज्यादा है। यानी कमिश्नर ने अभी कुछ कहा भी नहीं था, पहले ही पहुंचे हुए थे। इसको पहुंची हुई सरकार नहीं कहते, इसे कहते हैं अच्छा बच्चा। तो इसे कहते हैं भाईजान पहले वाले पॉइंट को वॉलंटरी डिवीजन। तो इस सूरत में आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको कोई पेनल्टी भी जमा करानी नहीं पड़ेगी। समीउल्लाह, अगली पिछली रोज में भी लोग बैठे हैं, आप डिस्टर्ब मत करें। ओके नेक्स्ट, और कोई वो मोटा सा सर्कल है नहीं है, ये क्या हुआ है, थोड़ी देर बाद होगा। अच्छा, अब आप हजरात जो है वो तशरीफ ले आए थोड़ी देर के लिए चैप्टर नंबर 17 पे, 18 पे, 19 पे सॉरी, 19। मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है कि फ़लाँ चैप्टर में साथ साथ नहीं कर सका, अब क्या करूं। कोई बंदा भी मुझे कहे कि मेरी फ़्लाइट है 9:40 पे, मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचूं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ओके, तो प्लीज़ ये सवाल क्लास के बाद आके मत पूछें। क्या इस चैप्टर में से पेपर में थ्योरी के सवाल आते हैं, मेरे से मत पूछें, पिछले सफ़े खोल के देख रहे हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्या ये मैं थ्योरी छोड़ूं या ना छोड़ूं, सारी चीज़ें सिलेबस में हैं, छोड़ेंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। फिर भी आप बता दें मैं क्या करूं, सारा कर लें। पेज नंबर 442, मेरे पास कोई जो ये जूम मीटिंग वालों ने कल जान ले लिया इस तरह के सवाल पूछ के, तो तप गया था, आग गया था इस तरह के सवाल सुन के। अच्छा, लेकिन अच्छे बच्चे हैं सारे वैसे। पेज 442, कल जो उन्होंने बम्बार्डमेंट किया सवालों की, सेक्शन, ये हमारे लॉ में, बैठ जाओ, हमारे लॉ में डिफरेंट किस्म के नोटिस आ रहे हैं, हमारे लॉ में डिफरेंट किस्म के नोटिस आ रहे हैं। ये जो हमारे लॉ में नोटिस आ रहे हैं ये हमें पता होने चाहिए कितने हैं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा तब तक इन पे अमल नहीं होगा। एक नोटिस हमने पढ़ा था 1 महीना पहले कि किसी बंदे ने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं कराई, तो उसको कमिश्नर नोटिस देगा जमा कराओ। अभी छोड़े बातें सुने। एक और नोटिस हमने पढ़ा था कि किसी बंदे ने 12 महीने की रिटर्न ही जमा नहीं कराई, कम की नहीं, नॉर्मल 12 महीने वाली रिटर्न जमा नहीं कराई, तो महीना पहले तकरीबन हमने पढ़ा था कि उसको भी नोटिस आएगा कि तुम जो है वो रिटर्न जमा करवाओ। एक हमने पढ़ा था कि एक बंदे ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, तो उसको भी नोटिस आएगा वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाओ, ये भी महीना पहले पढ़ा था। फिर महीना पहले तकरीबन हमने ये भी पढ़ा था कि एक बंदे ने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसने रिटर्न जमा नहीं कराई, तो उसको भी नोटिस आएगा। तो अब जिसने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं कराई उसको भी नोटिस आएगा, जिसने 12 महीने वाली रिटर्न ही जमा नहीं कराई, मिस्टर बी है मिसाल के तौर पे, उसको भी नोटिस आएगा, जिसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई उसको भी नोटिस आएगा, और जिसने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया और बताया नहीं उसको भी नोटिस आएगा। लेकिन अगर इन चारों के अलावा एक बंदा है जिसने रिटर्न जमा कराई है फिर भी नोटिस आ रहा है, ये कौन है? नोटिस टू टैक्स पेयर वेयर रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड इज नॉट कंप्लीट, जिसने रिटर्न जमा करवाई है लेकिन उसमें क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है, उसको भी क्या आएगा, नोटिस आएगा। अच्छा, आपसे 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी गई, आपने कब जमा करवानी है, कमिश्नर बताएगा। आपसे पिछले 5 या 10 साल की रिटर्न मांगी गई, आपने कब जमा करानी है, 30 दिनों में, और लेटर और शॉर्टर भी वहां लिखा हुआ था शायद। आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने का नोटिस है, कमिश्नर बताएगा कब जमा करवानी है। नोटिस टू फर्निश रिटर्न वेयर पर्सन इज नॉट इन्फॉर्म्ड कमिश्नर अबाउट डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, कमिश्नर बताएगा कब रिटर्न जमा करानी है। आपको नोटिस आया कि आपकी रिटर्न तो आ गई है लेकिन वो नामुकम्मल है, तो फिर कमिश्नर बताएगा कब तक जमा करवाएं, बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो चंद नोटिस वो हैं जिनमें आपने रिटर्न ही जमा नहीं कराई तो लिखा होगा इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश अ रिटर्न, ये वो होगा। लेकिन एक नोटिस वाहिद ऐसा है जिसमें आप रिटर्न जमा कराएं फिर भी नोटिस आ जाता है, वो इनकम्प्लीट वाला है। तो ये जरूर देख लीजिएगा पेपर में क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न जमा नहीं कराई बंदे ने, उसको नोटिस आया, जैसी नोटिस वाला पेपर में, तो ये ज़हन में आनी चाहिए सारी चीजें, या रिटर्न जमा करा दी है नोटिस आया, या रिटर्न जमा कराए बगैर नोटिस आया, बस ये आपने देखना होगा। अच्छा, ये हेडिंग गलत है, इसको जरा काट दें।
आपको पता है रिटर्न 5 या 10 साल की मांगी जा सकती है, रिटर्न पिछले 5 या 10 साल की मांगी जा सकती है। अच्छा, और ये नोटिस आपको याद होगा 180 दिन के अंदर अंदर उसने इसको फॉलो करना होता है, याद आ रहा है, 180 दिन के अंदर अंदर। अच्छा जी, एक बंदे से रिटर्न मांगने के बावजूद जमा नहीं कराई, अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर वो नोटिस को लिफ्ट ही ना कराए? एक बंदे से हमने मांगी रिटर्न नॉर्मल 12 महीने वाली, फिर भी उसने जमा नहीं करवाई नोटिस के बावजूद भी, तो उसकी क्या होगी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई तो क्या होगी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और अगर एक बंदे से कहा कि रिटर्न में कमी है, कमियां पूरी करो, उसने कमी पूरी नहीं की, तो रिटर्न क्या समझ ली जाएगी? इनवैलिड। अच्छा, आगे आए। बेस्ट जजमेंट 6 सालों में होती है, अमेंडेड असेसमेंट 5 सालों में होती है, सेकंड असेसमेंट 5 या 1 साल विच एवर इज लेटर में होती है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में 1 साल के अंदर फैसला आता है, और कल हमने पढ़ा था 2 साल, 1 साल और 2 महीने। ये सारी टाइम लिमिट्स हैं इस चैप्टर की जो एक जगह कवर हो गई हैं, ये अगले सफे पे दी हुई हैं। ओके, वापस आ जाएं। कौन सा चैप्टर है? 15। पेज 238, पेज 238। पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। टैक्स अथॉरिटीज की क्या पावर्स हैं टू मॉडिफाई ऑर्डर्स? पेज 338। कभी कभी पेज यहां भी नजर आ रहा होता है, छात्र से पूछने से पहले यहां देखा करें कभी। पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। अच्छा मोहतरम, हुआ ये कि 2010 में आपने कोई एंटरटेनमेंट का खर्चा किया, यानी आप बिजनेस का ओनर खुद ही उछलने लग गया और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और बड़े गुब्बारे लगाए, ये किया वो किया ये वो। हालांकि नॉर्मल एंटरटेनमेंट बिजनेस में अलाउ होती है, लेकिन लॉ मेकर ने इस पर एतराज़ किया, नहीं यार ये एंटरटेनमेंट लिमिट्स क्रॉस कर रही है। तो एक लड़ाई से शुरू हो गई कि ये कोई एंटरटेनमेंट के अंदर आपने कोई एक्टिविटी की है, तो मिसाल के तौर पे वसीम अकरम को बुला के जो है वो पूरा आपने मैच खिलवाया है, तो ये तो मुनासिब नहीं है, इनको आपने करोड़ों रुपए दिया, आपकी तो बिजनेस की इतनी इस्तेदाद नहीं है, इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये एक बहस वाला पॉइंट है, कुछ कहेंगे अलाउड है, कुछ कहेंगे नॉट अलाउड है। बहरहाल डिस्कशन एक शुरू हो गई, ये अलाउड है या नॉट अलाउड है। केस चलता रहा, चलते 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 2017 के अंदर जाके हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया केस इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की फेवर में केस डिसाइड कर दिया। इसके बाद 2018 में टैक्स पेयर ने दोबारा वसीम अकरम को बुला लिया। अब कमिश्नर ने कहा कि 2018 में मैं दोबारा इस तुम्हारे खर्चे को नॉट अलाउड कर रहा हूं। आपने कहा क्यों? इसलिए कि उसने कहा मैं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मेरा साथ दे दे, इसलिए 2018 में जो तुमने दोबारा वसीम अकरम को बुलाया ना, 2010 में तो बुलाया ही था, 2018 में तुमने जो दोबारा बुलाया इसको भी मैं नॉट अलाउड कर रहा हूं। और 2019 में भी उसने वसीम अकरम को बुला लिया, तो लॉ मेकर ने कहा, कमिश्नर ने कहा मैं दोबारा इसको डिसअलाउ कर रहा हूं। लॉ मेकर ने कहा कमिश्नर को छोड़ दो यार, छोड़ दो, बस कर दो, बस कर दो। जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, और हाई कोर्ट जैसे जज ने कह दिया है कि यह खर्चा एक नॉर्मल खर्चा है, विद इन लिमिट्स है, तुम कौन होते हो बार बार कहने वाले? कमिश्नर ने कहा लॉ मेकर से, लॉ बनाने वाले से, यार मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे हाई कोर्ट के फैसले पे इत्मीनान नहीं है। तो लॉ मेकर ने कहा कमिश्नर तुमने जाना है तो जाओ सुप्रीम कोर्ट, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल इस इशू पे टैक्स पेयर को हर साल तंग करना बंद कर दो। टैक्स पेयर ने अगले साल फिर वसीम अकरम को बुला लिया। तो ठीक है, ये खर्चे अलाउड है, नॉर्मल खर्चे हैं बिजनेस के, एज पर हाई कोर्ट का फैसला, एज पर हाई कोर्ट का फैसला। अब कमिश्नर बेचारा ठंडा हो जाएगा इन सारे सालों में, 18 आया, 19 आया, 20 आया, 21 आया, 22 में जाके सुप्रीम कोर्ट अब एक बात पहले सुन लें, इन सारे सालों में 18 से लेके 21 तक कौमी विल नॉट छेड़ टैक्स पेयर। कौमी अब छेड़ेगा नहीं टैक्स पेयर को, क्योंकि टैक्स पेयर के किसमें फैसला आ गया हुआ है? हक में। लेकिन अब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया अगेंस्ट टैक्स पेयर। हक में या अगेंस्ट? फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मिला 4 मार्च 22 को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिला,
अब 1 साल के अंदर अंदर कॉमी विल मॉडिफाई, अमेंड नहीं प्लस बोलना, कॉमी विल मॉडिफाई ऑल प्रीवियस असेसमेंट, सारी असेसमेंट्स बदल देगा और हर साल ही अब आपका खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा। अच्छा, मसला क्या है, दोबारा समझें। मसला यह है कि एक ही इशू है और वो खर्चा टैक्स पेयर हर साल कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि टैक्स पेयर तुम ये खर्चा कर रहे हो, सही खर्चे, कोई मसला नहीं करो। कमिश्नर ने 2018 में जब इसने खर्चा दोबारा किया ना, कमिश्नर ने कहा ना यार ये डिसअलाउड है क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हूं, वो इंशाल्लाह डिसाइड कर देगा। लॉ मेकर ने कहा कमिश्नर को छोड़ दो टैक्स पेयर को, कमिश्नर विल नॉट छेड़ टैक्स पेयर, सेम इशू पे बार बार नहीं छेड़ेगा। हां, अगर कल को खुदा ना खास्ता किसके अगेंस्ट फैसला आ जाए, अब अगर टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला आ जाए तो कमिश्नर क्या करे, कमिश्नर फिर उसकी जान ले ले और पिछले सारे सालों को उठा के बदल दे। 1 मिनट मुझे उर्दू पढ़ने दीजिएगा, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। अगले से अगला सफा। अगर हाई कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में फैसला सुना दे और फैसला टैक्स पेयर के, तो कौमी ठंडा हो जाए। तो कौमी को चाहिए कि सेम इशू, सेम पहले पढ़ना, इशू बाद में आपने, कौमी को चाहिए सेम इशू पर टैक्स पेयर को बाकी सालों के लिए तंग, ख्वाह कौमी हाई कोर्ट, कौमी पहले पढ़ना है, ख्वाह कौमी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना जा रहा हूं। हां, अगर बाद में ज्यूम करें सुप्रीम कोर्ट अब कमिश्नर के हक में फैसला सुना दे तो कौमी डंडे सोटे पकड़ के खुश हो, अब पिछले सारे सालों को उठाकर बदल दे और हर साल में टैक्स पेयर की इनकम बढ़ा दे, क्योंकि खर्चा नॉट अलाउड होगा तो इनकम बढ़ जाएगी ना। अब 122(2) वगैरह की जनरल टाइम लिमिट्स लगेंगी क्योंकि सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स हैं, वो है 1 साल। किसके फैसले के बाद? कोर्ट के फैसले के बाद। चलें जी, नोट करें और ये सेक्शन भी पढ़ लें। भाई को बंदा बिठाएं उस क्लास में। हाँ ठहरे, हाँ भाई इधर बैठो। और भाई खैरियत से, बोल चोल तो नहीं रहा यार? आप इधर आके बैठो। जल्दी नोट करें। टिश्यू पेपर लेके आए? नहीं लाए, भूल गए? मैं ले लूँ? लिया हुआ। कल ना इस क्लास में आइएगा, रोना निकल आएगा आपका असाइनमेंट। जल्दी नोट करें, वो आपकी किस्मत। वालेकुम सलाम। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहो भाई, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होता। खैर अब खत्म तो होना ही था ना। ना यार, ना 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 यार, रिलैक्स रहो। ओके ओके, तो 2017 में हाई कोर्ट डिसाइडेड केस इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, और 2022 में सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड अगेंस्ट टैक्स पेयर। अब कमिश्नर चौड़ा हो जाएगा। कब चौड़ा होगा कमिश्नर? 2022 में। एक्सीलेंट, सही समझो आप। 2022 में कमिश्नर चौड़ा हो जाएगा। किस दिन चौड़ा होगा? 4 मार्च 22 को। 4 मार्च 22 को कमिश्नर कंधे बाहर निकाल के कहेगा चल भाई अब 1 साल के अंदर अंदर पिछले तेरे सारे सालों की कैलकुलेशन मैं करूंगा। साल तो देना कमिश्नर को, अच्छा खासा काम करना है उसने। तो कमिश्नर विल मॉडिफाई ऑल प्रीवियस असेसमेंट्स। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इधर हाई कोर्ट हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर एपलेट ट्रिब्यूनल और इधर हाई कोर्ट। बात तो एक ही है। एपलेट ट्रिब्यूनल डिसाइडेड इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर और फिर हाई कोर्ट डिसाइडेड अगेंस्ट, ऐसे भी हो सकता। बहरहाल हमने हाई कोर्ट लिया इधर। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट। कौन क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दे? या कोई भी एपलेट अथॉरिटी, एपलेट ट्रिब्यूनल सॉरी, लेकिन फिलहाल हमने हाई कोर्ट लिया है। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, द कॉमी मे फॉलो दिस डिसीजन। कॉमी मे फॉलो दिस डिसीजन। ये कॉमी इस बात को मान जाओ, मत छेड़ो उसको। फॉर सेम टैक्स पेयर फॉर अदर ईयर्स पेंडिंग बिफोर हिम। अदर ईयर्स कौन से उसके सामने आप पेंडिंग आ रहे हैं? 18, 19, 20, 21 अदर टैक्स पेयर जो पेंडिंग आ रहे हैं ईयर्स, अब उनमें इसको छेड़ना बंद कर दो। इवन इफ कॉमी इज गोइंग इन एन अपील अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर, अगर चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील भी कर रहा है, आगे उर्दू में ज्यादा अच्छा लिखा होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है फिर भी ठंडा हो जाए।
इन केस डिसीजन इज रिवर्स्ड, क्या मतलब है, ब्रैकेट में पढ़ें, मीन्स दैट नाउ इट इज डिसाइडेड। अब फिर कमिश्नर कंधे बाहर निकाल के मे मॉडिफाई ऑल प्रीवियस असेसमेंट्स, अब सारी प्रीवियस असेसमेंट्स को बदल दे। दिस मॉडिफिकेशन इज टू बी मेड विद इन 1 ईयर, ये मॉडिफिकेशन 1 साल में बदली जा सकती है, लेकिन ना 1 साल आपने रिसीट ऑफ एपलेट ऑर्डर से गिनना है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं गिनना। इन दिस केस द जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई। जनरल टाइम लिमिट्स वही 122 के 2 वाली, क्योंकि जनरल टाइम लिमिट तो 5 साल पता नहीं यही खत्म हो जाने, 1 2 3 4 5 तो जल्दी खत्म हो जाने, तो जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी यहाँ क्योंकि सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स हैं। जहां जिस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स आ जाए तो वहां बार बार वो लिखता है कौन सी टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी, जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी। दोबारा पढ़ें। वेयर ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, जहां हाई कोर्ट को क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दें, कमिश्नर अगर चाहे तो उस कमिश्नर को चाहिए कि उस डिसीजन को फॉलो करे, कमिश्नर को चाहिए कि उस डिसीजन को फॉलो करे बाकी सालों में, चाहे कमिश्नर जा रहा है आगे इस ऑर्डर के खिलाफ। इन केस टैक्स पेयर के हक में फैसला आ जाए तो कमिश्नर को चाहिए कि फिर सारे सालों को उठा के बदल ले और एक ही दफा टैक्स पेयर की इकट्ठी जान ले और वो फिर जान दे दें। तो ये थी जी कोई कहानी। एज्यूम्ड असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट 4 लोगों की थी, 2 लोगों की अमेंडमेंट की थी। कमिश्नर ने अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज किया था। चीफ कमिश्नर ने कहा था कि कमिश्नर ने सही तरह इशू नहीं किया एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। एग्रीड असेसमेंट बुलबुल के पास चले गए थे। कच्ची असेसमेंट किसी का कंसील्ड एसेट जब पकड़ लिया था। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था ये किसकी है, तो सिविल कोर्ट का फैसला आना था। अपील टू कमिश्नर अपील, प्रोसीजर इन अपील, डिसीजन क्या आने, कन्फर्म मॉडिफाई, जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर, अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आया, हाई कोर्ट, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये तो निकल गया हुआ है, रूल्स पहले होते थे अब नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ, असेसमेंट्स गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, जो कल पढ़ा और जो भी पढ़ा ये था जी। हाँ जी, माइक ये वाला ओके। बोले पीई जी बिल्कुल, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। आ जाए पेज नंबर 60 अच्छा जी, हमारी जो क्लास है वो अब मंडे को होगी 6 जनवरी को इंशाल्लाह 8 बजे शुरू होगी। पहली बात ये होगी। दूसरी बात 6 फरवरी तो रूम नंबर विल बी अनाउंस्ड ऑन संडे। रूम नंबर विल बी अनाउंस्ड ऑन संडे ऑन वेबसाइट के ऊपर जो है वो रूम नंबर जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। संडे को बस रात को सोते हुए कर लीजिएगा। आप ईशा के तो बाद ही सोते होंगे, मैं तो ये तो एज्यूम करूँगा ईशा के तो बाद ही सोते होंगे। तो संडे को रात को सोते हुए या सुबह मंडे को कॉलेज उठ के जो है वो देख लीजिएगा, या आप लोग तस्वीर खींच के स्टेटस पर लगा दीजिएगा, 4-5 दोस्तों को वहीं से पता चल जाएगा। सैटरडे की एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सैटरडे को एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो ऑप्शन की लिमिटेड सीट्स हैं। तो कोई 8-10 लोग हाथ खड़ा करके बता दें जिन्होंने सैटरडे को ये ऑप्शन अवेल करनी है, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए नहीं, उनको तो मंडे को मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। हाथ खड़ा करें और नहीं, फिर मंडे को नहीं होगी। जी ये लोग आप लोग कब आएंगे? ठीक है, इसमें 12-13 से ज़्यादा हुए तो फिर मुझे कोई हाइब्रिड में भी शिफ्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है हम कोई दूसरा सरासे वाला रूम या और ग्राउंड फ्लोर वाला यूज़ शायद कर लें, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो मैनेज हो जाए। लेकिन बस ये जिन्होंने हाथ खड़े किए यही आइएगा, ज़्यादा नहीं आइएगा। जो हाइब्रिड वाले हैं वो फिर हाइब्रिड में ही बैठिएगा। तो आप रात में से कौन आ रहा है सैटरडे को उधर? ज़्यादा लोग नहीं भाई, नहीं ये ज़्यादा हो गए हैं, थोड़े 2-3 नीचे करें हाथ। हाँ, मंडे वाले हाथ खड़ा कर दें। अब मंडे सारे हाथ खड़ा करें, और मंडे वाले हाथ खड़ा करें यार, उधर कर ही नहीं दे। कुछ न्यूट्रल बैठे हुए हैं तीनों क्लासों में, ना इधर के ना उधर के, हाथ तो खड़ा कर दें यार। से नो टू यूट्यूब, शुरू हो जाए। ओके, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। समटाइम्स ऐसा होता है कि हुजैल भाई उठते हैं और सीट लाके यहां रख देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, समटाइम्स ऐसा होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट।
परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में पक्की दुकान। कोई नॉन रेजिडेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश हो जाते हैं, लेकिन वो आते नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है, एक आध दिन के लिए पाकिस्तान आ गए, 183 डेज के लिए नहीं आए। तो नॉन रेजिडेंट्स की टैक्सेशन जरा डिफरेंट है अगर उनकी पाकिस्तान में पक्की दुकान है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा यार इसमें ना आज हम इसको ना थ्योरी क्लोज नहीं करेंगे, ये जो फुल स्टॉप है ना इंशाल्लाह ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आप लोग रोना निकल आएगा। इसको होल्ड पे डाल देना, ये मुझे याद कराना है आपने, इसको इंशाल्लाह अगली, इसको ब्रैकेट में ले लें, ब्रैकेट में ले लें। ओके, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन रिलेशन टू, जी बातें भी होगी साथ वाले से फ्रेश हो गए। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन रिलेशन टू अ पर्सन मींस अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द, वो हाथ खड़ा करे जिसने एक भी छुट्टी नहीं की हैं, ऐसे बच्चे नहीं, जिसने एक भी छुट्टी नहीं की। चलें हाइब्रिड में मैं आके पूछूंगा। वेल डन। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन रिलेशन टू अ पर्सन मींस अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच, चुप यार, बिजनेस ऑफ द पर्सन इज होली और पार्टली कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स, ना। अच्छा कई दफा ऐसा होता है कि, एक मिनट, कई दफा ऐसा होता है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में कोई ब्रांच ओपन कर लेते हैं, कोई यार ये पूरी 3 रोज को निकालना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान के अंदर कोई फैक्ट्री बना लेते हैं, कोई ब्रांच बना लेते हैं, कोई वर्कशॉप बना लेते हैं, गाड़ियों की वर्कशॉप जैसे होती है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में आके कोई जगह बना लेते हैं जहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस करते हैं लोग, कोई वेयर हाउस बना लेते हैं नॉन रेजिडेंट। परमानेंट सेल्स एग्जीबिशन जैसे चाइना सेल मिला, जा ही नहीं रहे, और सेल्स आउटलेट बना लेते हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में आके, एक्सक्लूडिंग अ लाइजन ऑफिस। अच्छा लाइजन ऑफिस ना कोऑर्डिनेशन ऑफिस टाइप होता है। अगर नॉन रेजिडेंट का कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस है वो पीई नहीं है, पहले जरा समझ लें फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगा। लेकिन अगर लाइजन ऑफिस सेल कॉन्ट्रैक्ट करवा के दे रहा है, इफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पीई है। लेकिन अगर लाइजन ऑफिस परचेज कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है तो वो पीई नहीं है। लेकिन अगर लाइजन ऑफिस सिर्फ कोऑर्डिनेशन ऑफिस है तो वो पीई नहीं है। अब एक मिनट, नहीं क्या मसला है, हद होती है। अच्छा मैं यहां से शुरू करता हूं। पाकिस्तान में कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस बना हुआ था नॉन रेजिडेंट का, आप वहां गए, आपने वहां जाके कहा कि यार सिक्योरिटी कैमरास आप लोगों के माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा आप इधर बैठें, हम आपका ऑर्डर जो है वो इधर से ही बाहर के मुल्क में प्लेस करवा देते हैं। इसको फिर ऐसा लाइजन ऑफिस कहेंगे जो सिर्फ लाइजन नहीं करवा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं करवा रहा, बल्कि ये ऐसा लाइजन ऑफिस है जो सेल कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करवाने लग गया है। इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में एक दफ्तर खोल के अपनी चीजें पाकिस्तान में बेच रहा है। तो फील ये हो रहा है कि नॉन रेजिडेंट से पाकिस्तान में क्या हो गया, पक्का एस्टेब्लिश हो गया। अच्छा एक और मिसाल, परचेज कॉन्ट्रैक्ट, इफ परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक नॉन रेजिडेंट है, उसने पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस खोला और उसका काम सिर्फ यह है कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोग ढूंढने हैं जो प्लास्टिक सस्ती बेचें, यानी वो उसने जहां से खरीदनी है प्लास्टिक, उसने कोई चीजें बेचनी नहीं, बेचता बाहर के मुल्क की है। तो अगर पाकिस्तान से कोई माल खरीदने के लिए लाइजन ऑफिस पाकिस्तान में बने तो फिर ये नहीं समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में वो सेल नहीं करा चीजें। और अगर लाइजन ऑफिस सिंपल लाइजन ऑफिस है, सिंपल लाइजन ऑफिस ये हो सकता है कि एक ऑफिस है, उसमें जाके आपने कहा यार आप लोग सिक्योरिटी कैमरास बेचते हैं, उन्होंने कहा बेचते तो नहीं हम, हमारा हेड ऑफिस बेचता है और हम इधर ब्रांच का स्टेटस भी नहीं है, उन्होंने तो बस कहा हुआ था इधर बैठ जाओ, तो हम इधर आके बैठ गए हैं। हाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में हमारे से ले लें, लेकिन हम आपका इधर से ऑर्डर प्लेस करवाएं और हम मिडल पार्टी बने, सॉरी इसकी हम जिम्मेदार नहीं है। आप डायरेक्ट उनको ऑर्डर प्लेस करें, सब कुछ करें, बस आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, पता वगैरह चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, चीजें भिजवाने मंगवाने का तरीका चाहिए, वो आप हमसे पूछ लें, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने में हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में फिर आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे बाहर वाले बंदे को। तो ये फिर सिंपल लाइजन ऑफिस होगा जो ना सेल करवा रहे बराह रास्त और ना परचेज कर रहा है। ये तो सिरे से ही पीई नहीं है, यानी नॉन रेजिडेंट पक्का एस्टेब्लिश नहीं हुआ। नोट कर भाई, उधर कौन जाके बैठे दूसरी क्लास में? नहीं, दरमियान में आके बैठे दरवाजे के पास। अच्छा ये कौन, अब एक बंदे को निकालना पड़ेगा। ओके एक्सक्लूडिंग अ लाइजन ऑफिस, लाइजन ऑफिस पीई नहीं है, लेकिन अगर इट इज एंगेज इन द नेगोशिएशन ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे, एक्सेप्ट परचेज, परचेज की बात नहीं कर रहा मैं, कहते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे, देन इट इज अ
पी। यार ये जो चीज़ें होती है ना, ये समझने के लिए होती हैं, पेपर में लिखने के लिए नहीं होती। आप लोगों ने लुट मचाई हुई चीज़ें पेपर में लिखी हुई थी, जो मैं क्लास में लफ्ज़ बोलता हूँ वो पेपर के अंदर लिखे हुए हैं। और वो शिप पहुंच गई है सी पोर्ट पे, अब अभी शिप का लफ्ज़ लिखा हुआ है। यार हद हो गई। वो सेल्स टैक्स में बात हुई थी, गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस एंड होम कंजम्पशन, वहाँ शिप का लफ्ज़ लिखा हुआ है, सी पोर्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ लिखे हुए हैं। अब ये अगर आप इस तरह की चीज़ें लिख रहे आ रहे हैं तो भाईजान हम पर जिम्मेदार नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो आप लोगों के पेपर चेक हुए हैं अभी बांटे जाने हैं, तो इनमें ये हाईलाइट हुई होंगी चीज़ें। और जो चीज़ें हाईलाइट हों, चाहे आपको मिलें चेक होके या किसी और ऑनलाइन वालों को मिलें, तो ये मैंने आपको बताया था सीए से चेक करवाए गए हैं। तो कई दफ़ा किसी बात में ना दो बंदों में सीएज में भी टॉपिक के कराने में इख्तलाफ होता है। अकाउंटिंग के दो टीचर्स का आप सवाल देख लें, डिफरेंट तरीके से सॉल्व हुआ होगा, जवाब एक ही आ रहा होगा। तो अब आपको पेपर अभी बांटे जाएंगे, अगर आपको उसमें कोई कमेंट समझ ना आ रहा होगा कि सर आपने ये कहा था, यहाँ ये कमेंट लिखा हुआ है, तो उसकी ज़रूर क्लैरिफिकेशन में से समझ लीजिएगा। 90% कमेंट्स में वही बातें होंगी जो आपको क्लास में की गई हैं, और मैंने वो कमेंट्स पढ़े भी हैं काफ़ी सारे। लेकिन फिर भी कोई इक्का दुक्का ऐसा कमेंट आया जो मैंने कुछ और कहा हुआ और आपके पेपर पर कुछ और कमेंट लिखा हुआ, तो वो जरूर बताइएगा। रेड बॉल पॉइंट से हाईलाइट हुए हुए कमेंट्स लिखे होंगे आपके पेपर में। अच्छा, अभी जो बांटे जाएंगे, पॉइंट बी, समवन इज लाइक, सीधे पेपर ही नहीं देता। अच्छा, माइन, ऑयल और गैस वेल और क्योरी, क्योरी भी वही होती है, और एनी अदर प्लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ एक्सट्रैक्ट हो। तो नॉन रेजिडेंट अगर पाकिस्तान से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें तो अच्छा यार, अगले सेशन में ना साथ टेस्ट दीजिएगा सारे। ये जरा ना 20 मार्च को तैयार हो गए ना, नए कपड़े शपड़े पहन के 19 मार्च के लिए और पहुंच जाइएगा। तो अच्छा जी, बी ए एंड एग्रीकल्चरल, पेस्टोरल और फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी। पेस्टोरल भी वही होती है। तो नॉन रेजिडेंट के पाकिस्तान में कोई जंगलात वगैरह हैं तो समझा जाएगा वो पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश हो गया है, शेरों के पास रहते हैं। अच्छा, नॉन रेजिडेंट अगर पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करने आए और वो काम 90 दिन या उससे ज्यादा चले, तो भी वो समझा जाएगा पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश हो गया। अब 90 दिन या उससे ज्यादा, रिकॉर्डिंग पॉज कर दें। ओके, अगर कोई बिल्डिंग साइट कंस्ट्रक्शन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में आके कर रहा हो, कोई सी पैक का प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है, और वो पाकिस्तान में 90 दिन, इन पे रखो ना आसानी से आप बुक रख लो, वो 90 दिन या उससे ज्यादा चले, तो क्या समझा जाएगा वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में क्या हो गया, बोले पक्का एस्टेब्लिश हो गया। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 90 दिन विद इन एनी 12 मंथ्स पीरियड का मतलब क्या है? अगर एक बंदा कहता है कि मैं 4 मार्च 2010 से 4 मार्च 2011 में 92 डेज पाकिस्तान रहा हूं, बताएं क्या ये पी समझा जाएगा? बिल्कुल समझा जाएगा। क्या ये 90 दिन आपने टैक्स ईयर में गिनने हैं या किसी भी 12 महीने में? तो कोई बंदा किसी भी 12 महीने में 90 दिन रुक गया पाकिस्तान, बोले ही विल बी कॉल्ड एज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। नोट कर लें। ओके, a building site, a construction, assembly or installation project or a supervisory activity connected with it that continue for a period or period amounting in aggregate to 90 days or more within any 12 months। अच्छा, आप बता दें कौन कौन? एक तो फैक्ट्री, ब्रांच, वर्कशॉप वगैरह हो गई। नंबर 2, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं नॉन रेजिडेंट इधर आके। नंबर 3, जंगलात का कोई काम कर रहे हैं। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहे हैं। और 5वां है जी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में आके सर्विसेज दे रहे हैं, द फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज दे रहा है वो। अच्छा, सर्विसेज देने के लिए आमतौर पे ये लोग खुद नहीं आते, बाय एनी पर्सन, किसी भी बंदे के जरिए दे दे, कोई भी बंदा आके सर्विस दे दे, थ्रू एम्प्लॉइज और हिज अदर पर्सनल, अपने एम्प्लॉइज को भेज दे या किसी को भी भेज दे, तो समझा जाएगा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में क्या करने की कोशिश कर रहा है, पक्का एस्टेब्लिश हो रहा है। अच्छा, अगली चीज, ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज में रहते हैं, एक नॉन रेजिडेंट है। वसीम अकरम तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में होता है ना आजकल, गया तो नहीं हो कहीं? वसीम अकरम पाकिस्तान में रहते हैं, ब्रायन लारा बना प्रिंसिपल और वसीम अकरम बना एजेंट। अब ये प्लीज, अब ये लोग जो है वो, अगर ब्रायन लारा अपना कोई एजेंट रख ले पाकिस्तान में, तो समझा जाएगा
कि ब्राइन लारा पाकिस्तान में शायद क्या होने की कोशिश करे, पक्का एस्टेब्लिश। अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान, वसीम अकरम, प्लीज लिखना पड़ेगा आपको, वसीम अकरम, फिर मैं नीचे वाला नोट करने दूंगा। अ वसीम अकरम एक्टिंग इन पाकिस्तान, हरकतें कौन करे पाकिस्तान में? वसीम अकरम एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ लारा, लारा ब्राइन लारा मुजक्कर वाला, लारा वो औरतें भी होती हैं शायद, तो ऑन बिहाफ ऑफ लारा, इफ द वसीम अकरम, लारा लगाया हुआ है, इफ द वसीम अकरम, अगर वसीम अकरम एक्सरसाइजेज एन अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी है टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ लारा, लारा के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा इधर, बस तो समझा जाएगा कि शायद लारा इधर पक्का पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हो गया। जब मारे पॉइंट 2, हैज नो अथॉरिटी, लारा ने किसी सफे पे लिख के वसीम अकरम को अथॉरिटी नहीं दी, हैज नो अथॉरिटी, लारा ने किसी सफे पे लिख के अथॉरिटी नहीं दी, बट आदतन मेंटेन स्टॉक, लेकिन वसीम अकरम उसका स्टॉक मेंटेन करता है आदतन और रेगुलरली आगे चीजें बेचता है, तो कोई मसला नहीं, चाहे अथॉरिटी हो चाहे अथॉरिटी ना हो और आदत हो, तो फिर भी समझा जाएगा कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में क्या हो गया, बोले पक्का एस्टेब्लिश हो गया। तो अथॉरिटी जरूरी है रिटर्न, या हो सकता है अथॉरिटी ना हो, इंप्लाइड हो, इंप्लाइड भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट, इफ द वसीम अकरम प्लेज द प्रिंसिपल रोल, और वसीम अकरम हर जगह लारा की तरह ही एक्ट कर रहा होता है, यानी जो डिसीजन लारा ने लेने होते हैं, वसीम अकरम को लारा ने इतना इंडिपेंडेंट कर दिया कि वसीम अकरम वो डिसीजन खुद ले रहा था लारा की जगह। प्लेज द प्रिंसिपल रोल एंड इज कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट मटीरियल मॉडिफिकेशन, विदाउट मटीरियल मॉडिफिकेशन का मतलब है नॉट अ मैन्युफैक्चरर, वसीम अकरम ने यहां कोई फैक्ट्री नहीं खोली हुई लारा के लिए। मटीरियल मॉडिफिकेशन कहां होती है? मटीरियल मॉडिफाई करना, मटीरियल को बदलना, मटीरियल मॉडिफिकेशन फैक्ट्री के अंदर होती है। तो अगर कोई मॉडिफिकेशन चीजों में नहीं हो रही तो क्या मतलब है, फिर वो चीजें भेज रहा होगा, ये एज इट इज बेच रहा होगा या चेंज करके बेच रहा होगा? क्योंकि अगर नॉन रेजिडेंट ने पाकिस्तान में फैक्ट्री खोल ली है, वो तो यहां ऑलरेडी कवर हो गई है, तो इसलिए फैक्ट्री ऊपर कवर होगी, और अगर एज इट इज चीजें बना के बेचे तो वो इधर कवर होगी। एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? दीज आर इन द नेम ऑफ लारा, ये लारा के नेम में वो करेगा, दीज आर इन द नेम ऑफ लारा, और कर कौन रहा होगा? वसीम अकरम। आमतौर पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉन रेजिडेंट अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं पाकिस्तान में खरीदी हुई, ओन्ड बाय लारा, डेट एंटरप्राइज से मुराद लारा, लारा अपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी को, और लारा सर्विसेज दे रहा है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय लारा। लारा कैसे सर्विसेज दे सकता है? इधर तो वसीम अकरम है, हाँ ऑनलाइन सर्विसेज हो सकती हैं, लारा ऑनलाइन सर्विसेज बाहर के मुल्क से दे सकता है, और इधर एजेंट कौन रखा हो? अपना वसीम अकरम, वो कस्टमर्स पकड़ के लारा से कनेक्ट करवाता हो। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की टैक्सेशन का एक पूरा सेक्शन है, वो सिलेबस में नहीं है, पता नहीं आई कि अपनी इस दफा पी की डेफिनेशन सिलेबस में डाल दी, इसको कई दफा समझाया ना डालो, इसका फायदा क्या है? जब इसकी टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर इसको डालने का क्या फायदा है? बट ठीक है, इस दफा आइए आने का चांस भी है। एनी सब्सटेंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड, लें लिख लें इंपॉर्टेंट, तो बाकियों के साथ फिर इंपॉर्टेंट लिखें घर जाके, ऐसे आप लोग करते हैं जैसे आ जानी है सफा। एनी सब्सटेंशियल इक्विपमेंट, कोई भी सब्सटेंशियल इक्विपमेंट जो आपने इंस्टॉल किया है, और अदर एसेट्स और अ प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ एक्टिविटी गिविंग राइजिंग टू इनकम। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी से मुराद घर है, नॉन रेजिडेंट का जहां घर है, और इनकम से मुराद रेंटल इनकम है। अगर नॉन रेजिडेंट घर प्लाजास खरीद के जहां रेंटल इनकम कमा रहे, तो दिखने में क्या लग रहा है? शायद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश हो गया। इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स, नॉन रेजिडेंट ने कोई सैटेलाइट यहां पे इंस्टॉल कर दिया और फिर यहां से चीजें कैच करके बाहर के मुल्क लेके जा रहे हैं, तो देखने में वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन क्या समझा जाएगा? जैसे वो पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश हो गया। ओके, पॉइंट जी, रोना नहीं, रिलैक्स, थोड़ा सा सबर करना है, थोड़ा सबर करना है, एक दिन दुनिया से भी तो चले जाना है, एक दिन दुनिया से भी तो चले जाना है। पॉइंट जी, ओके। समटाइम्स ऐसा होता है, बता दूं, देख लें, बता दूं कैसा होता है। समटाइम्स कैसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी नॉन रेजिडेंट बड़ी गेम डालते हैं। कैसे? नॉन रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं 90 दिन से कम वाला, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट, और पहला कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया वसीम अकरम के जरिए 80 दिन का लाहौर में, फिर बात क्लोज कर दी। फिर नॉन रेजिडेंट ने अगला कॉन्ट्रैक्ट इंजमामुल हक के जरिए कराची में पकड़ लिया 70 दिन का,
फिर नॉन रेजिडेंट ने जो है वो किसी और बंदे को बीच में डाल के सर उमैर को कहा कि आप जो है वो खुशाब के इलाके के अंदर जो है वो जाके एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा कर दें 80 दिन का। इस तरह नॉन रेजिडेंट मुख्तलिफ लोगों को पकड़ के मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन असल में तो नॉन रेजिडेंट सारी एक्टिविटीज 90 दिन से ज्यादा ही चला रहे हैं ना। क्यों? इसलिए कि उसी ने डिफरेंट अपने बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं। ऐसी सूरत में ये नहीं देखा जाएगा कि नॉन रेजिडेंट की एक प्लेस है, ये सारे बंदे नॉन रेजिडेंट के एसोसिएट समझे जाएंगे। एसोसिएट वो होता है अ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन द इंटेंशंस ऑफ अदर। ये सारे बंदे एसोसिएट समझे जाएंगे। इन सब की जगह मिलाकर देखा जाएगा, अगर 90 दिन से ऊपर इन सब ने मिला के काम किया तो समझा जाएगा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में क्या हो गया है, पक्का एस्टेब्लिश हो गया। पॉइंट नंबर जी, अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अब नॉन रेजिडेंट को हम ले लेते हैं हबीबी, सऊदी अरब से। अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस that is used or maintained by Habibi if the Habibi और a Jabibi, नहीं इसको कर लें वो इंजमाम। fixed place of business that is used by Habibi if the Habibi or the इंजमाम carries on business, जहां से वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, at that place, चाहे वहां कर रहे हैं चाहे किसी और प्लेस पे कर रहे हैं, ये लोग प्लेस बदलते रहते हैं फिर। एंड दैट प्लेस और अदर प्लेस, वो जगह जो इनकी मेन अड्डा है या अदर प्लेस, बस होगी ना बात, अब बस करें। अदर प्लेस कॉन्स्टिट्यूट्स अ पीई एज पर पॉइंट ए टू एफ, और पॉइंट ए से एफ में वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं और वो पीई लग रहे के हो गए हैं। देखें, कॉन्स्टिट्यूट अ पीई एज पर पॉइंट ए टू एफ, ए टू एफ में कहीं ना कहीं वो पीई बन गए हैं। That place constitutes a PE of Habibi or his Jabibi इंजमाम। दोबारा पढ़ें। A fixed place of business, एक पक्का अड्डा होता है इनका, फिर एक छोटे छोटे अड्डियां होती हैं, सॉरी। A fixed place of business that is used by Habibi if the Habibi or the Jabibi carries on business, जहां से वो बिजनेस कर रहे उसी प्लेस से कर ले या एक से ज्यादा प्लेसेस से कर ले, एंड वो वाली जगह या उससे मिलती जुलती जगह वो पीई बन जानी चाहिए ए से एफ के तहत ऑफ हबीबी, हबीबी की वो पीज बन जानी चाहिए। एंड बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय हबीबी और द जबीबी एट सेम प्लेस, चाहे वो वहीं एक ही अड्डे पे बिजनेस करें और एट मोर देन वन प्लेस, या एक से ज्यादा जगह बिजनेस करें। दैट कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी चीजों को खत्म करने वाले फंक्शन, तकमील, एक एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है तकमील, तकमील असल लफ्ज़ डिक्शनरी में तकमील, यानी जगह जगह प्रोजेक्ट्स को तकमील करके अगले प्रोजेक्ट्स पकड़े हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शंस किए जा रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं या फंक्शंस कर रहे हैं। डेट आर पार्ट ऑफ कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस। कोहेसिव कौन से होते हैं? जुड़े हुए बिजनेस हैं सारे के सारे, पूरी गेम डाली हुई इन्होंने, पूरा नेटवर्क फैलाया हुआ है हर शहर में, लेकिन बिहेव इस तरह कर रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तान का पता ही नहीं, हम तो ऐसे ही कभी कभी पाकिस्तान आ जाते हैं। तो डेट इज ऑल्सो अ पीई। दिस पॉइंट विल रियली गिव यू अ टफ टाइम टू मेमोराइज पॉइंट एफ, रिमेनिंग पॉइंट्स आर इजी, remaining points are easy. Oh, that was बिजनेस ऑपरेशन में ऑपरेशन नहीं बढ़ना था मैंने, चलें पढ़ दिया, फुल स्टॉप रहने देते हैं। ठीक है जी, ओवर। अच्छा, अच्छा जी, एग्जाम पैटर्न ऑफ लास्ट 8 अटेम्प्ट्स, पेज नंबर कोई नहीं है इसमें, कर दूंगा अपलोड, उसमें क्या करना है इधर ही बस देख लो, ठीक है, करना हुआ ले लो। अब ये पूरे की तस्वीर कैसे लोगे, क्या फायदा क्या होगा फिर? अच्छा जी, सितंबर 21 के अटेम्प्ट में पहले 3 चैप्टर्स में से 8 नंबर का आया चैप्टर थ्योरी का, चैप्टर 4 में से 2 नंबर का आया, चैप्टर 8 में से 3 नंबर का थ्योरी का सवाल आया, लॉसी के चैप्टर में 8 नंबर का थ्योरी का सवाल आया, यानी लॉसिस के चैप्टर में से थ्योरी टेस्ट कर ली, और रिटर्न असेसमेंट अपील और रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट में से इकट्ठा सवाल आते हैं आमतौर पर, ये 8 नंबर का आया, और सेल्स टैक्स की थ्योरी 13 नंबर की आई। न्यूमेरिकल साइड पे अगर आप जाएं तो एक न्यूमेरिकल सैलरी का आया था, एक बिजनेस का आया था और एक एओपी का आया था, ये तो टोटल 28 नंबर बन गए तकरीबन, क्योंकि ये भी बिजनेस का न्यूमेरिकल ही होता है, और एक न्यूमेरिकल आया था सेल्स टैक्स का 17 नंबर का। तो 58% न्यूमेरिकल टेस्ट हुए थे और 42% थ्योरी टेस्ट हुई थी। मार्च 21 की अटेम्प्ट की अगर आप बात करें तो उसमें पहले 3 चैप्टर से 8 नंबर का आया, फिर उसके बाद डेफिनेशंस के चैप्टर से थ्योरी आई, ये इसने अच्छी टेस्टिंग की है सारी थोड़े थोड़े चैप्टर से, टैक्स क्रेडिट से 3 नंबर की थ्योरी, सैलरी से 2 नंबर की थ्योरी, बिजनेस से 8 नंबर की थ्योरी, एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस के चैप्टर से 4 नंबर की थ्योरी, रिटर्न्स और ऑडिट को इसने जरा ज्यादा हाथ डाला, 13 नंबर इसने सिर्फ यहीं से पूछ लिया, रिटर्न असेसमेंट अपील और रिकॉर्ड एंड ऑडिट के चैप्टर से। चैप्टर 15-16 का वो कॉम्बिनेशन बनाता है,
अच्छा, और 12 नंबर सेल्स टैक्स से आए, और सैलरी का न्यूमेरिकल ही आई, ये आपको करवानी है उस क्लास में, ये वाला न्यूमेरिकल अच्छा था। बिजनेस का न्यूमेरिकल आया और सेल्स टैक्स का भी न्यूमेरिकल आया। अच्छा, इसी तरह अगर आप सितंबर 20 में जाएं और पैटर्न को ऐसे देखें तो ये फिर 8 नंबर का सवाल आया, चैप्टर 4 में से भी सवाल आ गया। अब 8 नंबर का सवाल बिजनेस में से थ्योरी का आया, थ्योरी बिजनेस में से आई और उसमें से आई, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 8 नंबर का इस चैप्टर से आया, 13 नंबर की थ्योरी आई 43। अच्छा, इधर हमने देखा था 47% न्यूमेरिकल्स आए हैं और 53% थ्योरी आई है, और इधर आए पिछले टर्म में 57% न्यूमेरिकल आए हैं और 43% थ्योरी आई है। और न्यूमेरिकल इसमें सैलरी का आया था, बिजनेस का नहीं आया था, इसलिए एओपी का आ गया 13 नंबर का, और सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल प्रूफ पे जाए 18 नंबर का। तो इधर क्योंकि न्यूमेरिकल कम आए थे तो कैपिटल गेन टाइप को इधर सोर्स टाइप उसने न्यूमेरिकल डाल दिया होगा 7 नंबर का। अच्छा जी, अब आखिरी 2 अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, छोटी भी दिखाई नहीं थी उसको वो। अच्छा, सितंबर 2022 में पहले 3 चैप्टर्स में से 8 नंबर का आया, चैप्टर 4 में से 3 नंबर का आया, 2 नंबर का बिजनेस के सैलरी के चैप्टर में से आया, 2 नंबर का बिजनेस के चैप्टर में से थ्योरी का सवाल आया। 8 नंबर का सवाल जो है वो एग्जाम्पशंस के चैप्टर में से आया, 8 नंबर का सवाल एग्जाम्पशंस के चैप्टर में से आया। 5 नंबर का सवाल और 2 नंबर का सवाल, यानी 7 नंबर का सवाल, यानी 7 नंबर का सवाल रिटर्न असेसमेंट अपील्स में से आया, और 41% थ्योरी आई है इस अटेम्प्ट में, ये जो अभी गुजरी है, और 59% न्यूमेरिकल पोर्शन आया। इसमें एक सैलरी का न्यूमेरिकल था, एक बिजनेस का न्यूमेरिकल था, एक सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल था, एक रिटर्न, एक कैपिटल गेन प्रॉपर्टी और वो वाला न्यूमेरिकल था। अच्छा, लेकिन पिछले अटेम्प्ट में अगर आप देखें तो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। 46% का न्यूमेरिकल आया और 54% की थ्योरी आई है, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, वो कह रहे इस बार थ्योरी ज़्यादा आनी है। हाँ जी, अच्छा, इसमें मार्च में उसने सैलरी का न्यूमेरिकल डाला, बिजनेस का डाला, सेल्स टैक्स की न्यूमेरिकल ही डाली, सेल्स टैक्स की थ्योरी 17 नंबर की पूछ ली, सेल्स टैक्स की थ्योरी 17 नंबर की पूछ ली, और ये 10 नंबर का थ्योरी का सवाल कहाँ से आ गया? 10 नंबर का थ्योरी का सवाल डेफिनेशंस के चैप्टर में से 10 नंबर का थ्योरी का सवाल आ गया। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसे वेबसाइट पे अपलोड कर सकूं। ओके, नाउ अब देखते हैं ये पेपर किस क्या होता है। यानी इसमें पहले आपने देखना आई कैप लिखा होगा, पेपर में कैप लिखा होगा 10 सितंबर, 100 मिनट 100 मार्क्स, एडिशनल रीडिंग टाइम 15 मिनट, टेक्स्ट का पेपर होगा, इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज, सारे सवाल जवाब देने हैं, ब्लैक पेन यूज करना है ओनली, और टेक्स्ट रेट्स आखिरी सफे पे गिवन है। ये बिजनेस का न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको टर्म टेस्ट में दिया था, इसकी पहली एडजस्टमेंट जो है वो मैंने आपको करवानी है अगली क्लास में, बाकी सारी एडजस्टमेंट मैंने डाल दी थी। इसमें रिक्वायरमेंट है सवाल में, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कालाजी का ऑर्डिनेंस इन रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अब रिक्वायरमेंट बी को अगले सफे पे शुरू कीजिएगा पेपर में, जब रिक्वायरमेंट हो हर रिक्वायरमेंट को अगले सफे पे शुरू कीजिएगा। डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशंस। अच्छा, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। इसका मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ें डैश डाल के लिखनी है ना, उनको हमने नोट करना है, यानी डैश डाल के लिखनी है। लेकिन कई दफ़ा ये नोट नहीं आता, कई दफ़ा एक और नोट आता है, वो नोट ये आता है जो कि टेस्ट के सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में था, ये जो टेस्ट में न्यूमेरिकल आया था अभी पिछले टेस्ट में जाहिद एंटरप्राइज वाला, इसमें ये नोट था कि इन द लाइट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करें, स्टेट द रीजंस फॉर इग्नोरिंग द ट्रांजैक्शन। ये तो थ्योरी का सवाल बन गया प्रॉपर, ये अलग रिक्वायरमेंट है, तो डेट इज अ क्वेश्चन ऑफ थ्योरी। इसमें फिर आपने जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो वहां डैश डाल देने उन चीजों के ऊपर, लेकिन जिस वक्त यहां पे आना है वहां पे आप लोगों ने फिर प्रॉपर थ्योरी का सवाल सॉल्व करना है। और जिन्होंने ये पेपर मार्क किया उन्होंने बताया कि ये जो सवाल इन लोगों ने सॉल्व किया था इसमें पॉइंट ए और बी को उन्होंने मर्जी कर दिया था, और बी रिक्वायरमेंट ना अगले सफे पे की और ना बी रिक्वायरमेंट को अलग से शो किया, बस यहां वहीं छोटी सी ब्रैकेट में रीजन लिख के गुजारा चला दिया। ब्रैकेट के अंदर आपने कोई रीजन वगैरह नहीं लिखनी होती, उधर आपने बस फेस पे डैश डैश डाल के इग्नोर करनी होती हैं चीजें। लेकिन अगर रीजन अंग्रेजी में मांग ले तो फिर अंग्रेजी में आपको रीजन लिख के आनी पड़ेंगी, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, कहीं लिखा होता है शो एक्सक्लूजन, शो बस डैश डाल के, और कहीं लिखा होता है रीजन भी देनी है। अच्छा, ये जी इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आ गया, इसमें कोई ऑफिस बॉय को सैलरी दिया आपने, वेयर हाउस का रेंट दिया है, बैड डेट हैं, मैंने डिस्कशन अपलोड की थी टर्म टेस्ट की, पार्टनर को आपने पेमेंट की है, कोई स्कॉलरशिप दिया, आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन आ रहा है लीज एसेट का, इन सारी चीज़ों को देख के मुझे बताएं, ये 15 में से कोई आ जाने थे आपके 7 नंबर 7 8, इन सारी चीज़ों को देख के 7 8 10 लगा लिए, ठीक है चलें। इसके बाद सैलरी का न्यूमेरिकल आया, घर दिया हुआ है, कंपनी मेंटेन गाड़ी दी हुई है, फ्यूल दिया हुआ है, उसके कोई खर्चे रीइंबर्स कर है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, इसके बाद विद होल्डिंग टैक्स कटाए, उसकी शादी हुई है, कोई गिफ्ट कैश में इन काइंड मिले हैं, डोनेशन दिया है उसने, और एक और टैक्स क्रेडिट है, अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला, 2 टैक्स क्रेडिट है।
तो बता दें ये कोई आ जाए इसमें से 14 में से कोई 7-8 आ जाएंगे। अच्छा, ये कैपिटल गेन का सवाल था, टेस्ट 3 या 4 में डाला था मैंने, तो नरगिस वाला। और ये अगला सवाल भी टेस्ट 3 या 4 में डाला था, शाहिद इज़ अ रेजिडेंट फाइलर। ये दोनों टेस्ट 3-4 में डाले थे। फॉरफिटेड डिपॉजिट टाइप, फैक्ट्री किराए पे दे दिया आपने, एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दे दी है, तो इसमें से कोई आ जाएंगे ये आधे नंबर या इन दोनों में। अच्छा, इसके बाद ये सवाल थे जिसमें फॉरेन इनकम्स थी, ये टेस्ट में सवाल डाला था एक, फॉरेन इनकम्स आपकी आ रही थी। तो ये फॉरेन इनकम्स में वो 4 साल वाला और 10 साल वाला एक रूल था, और फॉरेन सैलरी वाला एक रूल था। इसके बाद ये कल आपको दिखाया था मैंने, नॉर्मल असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, और ये चैप्टर 16 में से था। इसके बाद फाइनल टैक्स रिजीम आ रही है, इसमें बताना है आपने कि फाइनल टैक्स रिजीम किसी हेड में नहीं जाती, खर्चे माइनस नहीं होते। चैप्टर 4 की डिस्कशन थी। सेल्स टैक्स का एक सवाल है, ये भी टेस्ट में डाला था। और गुड्स एक्सपोर्ट की जा रही हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। एक्सपोर्टेड चीज़ें जीरो रेट कब नहीं होती, वो आपको पता है कब नहीं होती, जब एक्सपोर्ट करें विद द इंटेंशन ऑफ इम्पोर्ट। ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है 15 नंबर का, कोई आधे एक नंबर आ जाने थे इसमें से, आधे नंबर। कुछ में तो वैसे पूरे भी आने थे, कुछ चीज़ें देख के आप अंदाजा लगा रहे होंगे, इसमें तो मेरे पूरे भी आ जाएंगे। ये वो नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है चैप्टर 3 में, तो इसका सिनेरियो था। फिर चैप्टर 2 के अंदर आपने बताना था कौन सी टैक्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, कौन से फेडरल, कुछ इस किस्म का सवाल था। वो की थी एक आखिरी सफ़ा था, पता नहीं बार बार हम उस पर आ रहे थे। वो सवाल भी 3-4 दफ़ा टेस्ट हुआ था चैप्टर 2 का। फिर इसने टेबल्स दिए हैं, ये पहले एक टेबल दिया, ये दूसरा टेबल दिया। ये टेबल पुराने हैं, ये नए लॉ वाले नहीं है, तो ये पुराने टेबल हैं। 4 लाख तक होता था टैक्स, ये पुराना पाकिस्तान है। और सेक्शन 113 है। फिर उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट हैं, ये तो हमारे नहीं है आजकल, पता नहीं ये पुराना लॉ है, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है लेकिन ये पुराना लॉ है। सेक्शन 37 के रेट भी इस तरह नहीं है हमारे, तो आजकल डिफरेंट है रेट। और फिर इनिशियल अलाउंस का रेट दिया हुआ इसने, अडॉप्शन का रेट दिया हुआ, तो इस सफ़े को पहले देख लीजिएगा। इसके बाद मार्च 2012 का पेपर आया, इसमें ये सैलरी का सवाल है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जो है वो थ्योरी का सवाल है, ये सवाल मैंने करवाना है इसमें 2 का भी अगली क्लास के अंदर। किन लोगों को 100% टैक्स माफ़ होता है, आकाश कुमार वाला सवाल हमने क्लास के अंदर किया था। इसके बाद जो है वो सेक्टरल बेंचमार्क रेशोज़ चैप्टर 16 के अंदर डिस्कस किया था। ये रियासत वाला सवाल हमने कल सॉल्व किया है, रियासत वाला सवाल चुप ये डिलीट हो गया हुआ, ये लॉ में अब नहीं है चीज़ कोई। सेल्स टैक्स का ये थ्योरी का सवाल था, क्लास में डिस्कस किया था। एडवांस में पैसे आ गए हैं, सेल का बुक होनी है। और ये सेल्स टैक्स का जो न्यूमेरिकल है जो आपको होमवर्क में दिया था, हमारी किताब का सबसे आखिरी न्यूमेरिकल है। और एक डेबिट क्रेडिट नोट का आसान सा सवाल है ये। और ब्रीफली डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स इन केस ऑफ रिटेलर। और 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपने, चैप्टर 1 में से है मेरे ख्याल से, और साउंड टैक्स सिस्टम भी चैप्टर 1 में से है। तो ये कोई इस किस्म का पेपर आता है। अब देखते हैं जी एब्रीविएशंस पेपर में यूज़ करनी है या नहीं करनी। तो उसके लिए देखते हैं जी न्यूमेरिकल आईकैप कैसे सॉल्व करता है। मिस्टर बासित, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल। हम लिखते थे इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, लेकिन ठीक है टोटल टैक्सेबल एंड टैक्स पेबल लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। ऊपर टैक्स ईयर आपको लिखना पड़ेगा कौन सा है, ऊपर करेंसी आपको लिखनी पड़ेगी, आप रुपीज़ यूज़ करें या रुपीज़ इन 1000 यूज़ करें। बिल्कुल गलत करता है ये कि सैलरी की हेडिंग दे के नीचे सवाल शुरू कर दिया, बाद में कोई लॉसेज हुए तो हम क्या करेंगे। आईकैम ने तो पहले सोल्यूशन बनाया होता है, इसलिए उसको पता होता है कौन से लॉसेज हैं, किससे सेट ऑफ करने हैं। हम तो हमेशा वर्किंग से सवाल शुरू करते हैं, फेस के ऊपर सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी की लाइन आती है, लेकिन इसने साथ ही रगड़ दिया सब कुछ। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की जगह सैलरी का लफ्ज़ यूज़ करना भी एक्सेप्टेबल है शायद इसकी नज़र में, वरना ये इनकम फ्रॉम सैलरी लिखता। ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है, सैलरी आ रही है, अलाउंसेज आ रहे हैं, एब्रीवेशन यूज़ नहीं करा। इसके बाद टोटल इनकम आ गई सैलरी की टोटल इनकम हम लफ्ज़ नहीं लिखते, कोई मसला नहीं। कैपिटल गेन आ गई, लेकिन अदर सोर्स के साथ इनकम फ्रॉम का लफ्ज़ जरूर लिखा, क्योंकि अदर सोर्स असल में थोड़ा सा अदर इनकम टाइप अकाउंटिंग में चीज़ पढ़ते हैं, उससे मिक्स हो सकता है, इसलिए इसने बड़ा लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके बाद ये कर करा के इसकी टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम में से इसने एग्जाम्प्ट इनकम माइनस कर दी और कैपिटल गेन लॉस टाइप चीज़ें माइनस कर दी, तो टैक्सेबल इनकम आ गई। फिर इसने इस पर टैक्स निकाला है, फिर फॉरेन टैक्स रेट माइनस किया है, ये टैक्स रेट सिलेबस से निकल गया हुआ है। फिर जो ऑलरेडी पेड टैक्सेस माइनस किए हैं और एंड पे टैक्स रिफंडेबल आ गया है। चाहिए था इसको नेगेटिव में लिखता, क्योंकि जवाब नेगेटिव में आ रहा है, तो टैक्स रिफंडेबल उसी तरह की लाइनें यूज़ कर रहा है। इसके बाद ये थ्योरी के सवाल हैं, बिजनेस का न्यूमेरिकल, आकाश कंप्यूटेशन। पहले इसने हेडिंग दी है, ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, लॉस से चला है, डैश डैश डाल के चीज़ें लिख रहे हैं। और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ने ऐड किया है, उसमें से अलाउड खर्चे माइनस किए हैं, टोटल इनकम आ गई है। फिर टैक्सेबल इनकम आ गई है और एंड पे टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी है। गेन लॉस की वर्किंग इसको करनी पड़ी है, बस एक वर्किंग इसको करनी पड़ी है टैक्स वालों का गेन लॉस निकालने के लिए। इसमें भी इसने कुछ एहतियात ही की है एब्रीविएशन इस्तेमाल करने से। इसके बाद जो है वो आगे अगर आप चलें तो ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है, इसका ज़रा पैटर्न देखें कि सबसे पहले इसने वर्किंग 1 की है, जिसे हम हेडिंग देते हैं इनपुट टैक्स की। वर्किंग 1 इसने न्यूमेरिकल के फेस से ही शुरू कर दिया है, इसने फेस में आउटपुट से शुरू नहीं किया। इसने वर्किंग 1 की है और वर्किंग 1 के अंदर जो हम लिखते होते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड ऑफ ₹32 और हम आगे डैश डाल देते हैं, तो इसने वो वाला 32 बाहर जाके डब्बा बना के कॉलम में लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम जो अंदर 32 लिखते थे वो ज़रूरी था, क्योंकि ये भी लिख रहा है, हालांकि इग्नोर करना है इसको। एग्जाम्ड गुड्स परचेज किए हैं, इस पर भी इग्नोर करना है। इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी फिटिंग्स वो तो वैसे ही इन इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, ये परचेज भी डेड करनी है।
लेकिन इनकी फिगर ज़रूर लिखनी है हमने ऐसे करके पेपर में, ऑफ ₹17, फिर आगे जाके डैश डाल देना है। इसके बाद जो है वो आउटपुट टैक्स इसने कैलकुलेट किया है, और इसके बाद एंड पे कैरी फॉरवर्ड वगैरह, सेल्स टैक्स रिफंडेबल ऑन 0 रेट सेल न्यूमेरिकल की चेन पे डाला है, और फिर अपोर्शनमेंट की इसने वर्किंग की है। कुछ ज़्यादा हेडिंग्स वोडिंग्स नहीं डाली इसने, बस अपोर्शनमेंट की वर्किंग कर दी है। जी किसकी अपोर्शनमेंट की वर्किंग ये शो की भी है ना, नए नए कॉलम डाल के वो करेंगे ना हम, वो तो कोई मसला नहीं। वो ज़रा आपको शॉर्टकट मार के ना, वो बहुत गड़बड़ कर रहा है, वो शॉर्टकट मार के इधर ही चीज़ें निकाल रहा है, इधर ही चीज़ें निकाल रहा है, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, इधर ही चीज़ें को कैलकुलेशन कर रहा है। ओके अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं चैप्टर के, ये जी हमारे कुछ हैं रोमन्स में, किताब में शुरू में पेज नंबर 3 है इसमें, रोमन्स में इसमें लिखा हुआ है उसने, बहुत से स्टूडेंट फेल हो गए क्योंकि उनको सवाल की रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई, इसलिए वो फेल हो गए। अब्दुल्ला को बुलाएं भाई। इट इज़ अगेन एज वाइज कि आप केयरफुल होंगे सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए, आपको मेथोडोलॉजिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी और सिलेक्टिव स्टडी से बचना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट ने मेमोराइज किया हुआ लॉ लेकिन क्रक्स नहीं जाना, जिसकी वजह से वो पेपर में हिलने लगे और पूरा एग्जामिनेशन हॉल हिल गया। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि वो मुझे ट्रिक दे सकते हैं, देखो क्या पिद्दी का शोरबा, वट एवर दे नो अबाउट अ सर्टन टॉपिक, और मुझे वो बता रहे थे जो उनको पता है, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग वट हैज़ बीन आस्क्ड, बजाय कि वो बताएं जो पूछा है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ए स्टूडेंट फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल एंड पर्सन। इंडिविजुअल और पर्सन में उनको फर्क नहीं पता, पर्सन में तो इंडिविजुअल एओपी कंपनी तीनों होते हैं। ये छोड़ें। Performance of candidates was unsatisfactory mainly due to insufficient preparation, poor grasp on law and lack of presentation skills। पता तो चलना चाहिए ना कौन सी वर्किंग कहाँ से आ रही है, उसको रेफर करें। Candidates are advised that, कहते हैं मेरा कोई पता नहीं मैं मर जाऊँ, मैं आपको जाते हुए एडवाइस कर दूँ, they will not get marks for the portion of answer which is relevant, which is not relevant। relevant के होंगे, they will not get any credit whatsoever for displaying knowledge of any area which is irrelevant, hence they should refrain from giving खाला जी की बातें। Reasons for failure, selective study, वही जो सवाल कल ऑनलाइन वाली मीटिंग में सारे पूछ रहे थे। selective study, कौन सा चैप्टर कर लें कौन सा छोड़ दें। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते। प्रोड्यूसिंग इरेलीवेंट मटेरियल देयर बाय क्रिएटिंग, टाइम नहीं बचता उनके लिए। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उत्थे कितना बोल रहे होंगे सी कम्युनिकेशन छोड़ो। लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, और प्रेजेंटेशन इनकी स्किल्स सही नहीं है। सवाल आया था ये पेपर में, बंदा डिसकंटिन्यू करे बिजनेस तो वो क्या करे। ये जो पार्ट था क्वेश्चन का, इसमें डिसकंटिन्यूइंग का बिजनेस का कहना था। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सीम टू बी फेमिलियर, दे लॉस मार्क्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एरर। इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग डेटा नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन विद इन 15 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूअस, 15 दिन बाद आपने नोटिस देना होता है, यानी बिजनेस बंद होने के बाद 15 दिन के अंदर। स्टूडेंट्स ने कह दिया इट शुड बी गिवन 15 दिन बिफोर डिसकंटिन्यूअस, यानी बिजनेस अभी डिसकंटिन्यू हुआ, 15 दिन पहले उसको ख्वाब आ जाएगा कि डिसकंटिन्यू होना है। बच्चे ये लिख के आ गए। सवाल कहते हैं पूछा गया था कि अब्दुल्ला भाई पेपर तैयार है बांटने के लिए, वेल डन। सवाल पूछा गया था नॉन एडजस्टेबल रेंट। नॉन एडजस्टेबल रेंट के बारे में ये था, छोड़ देना कुछ नहीं होता। नॉन एडजस्टेबल रेंट के बारे में ये था कि आपको जिस साल मिला उस साल और उससे अगले 9 साल बराबर पोर्शन में आपने इनकम में डालना है, यानी 10 से डिवाइड करके। और एक और बात पड़ी थी हमने, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाना है। बच्चों ने क्या गलतियां की, सिर्फ 20% बच्चों ने मार्क्स लिए, हालांकि थ्योरी का सवाल था। सिर्फ 100 में से 20% बच्चे पास हुए, बाकी पास नहीं हुए। कुड प्रोड्यूस अ कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सिर्फ 20% बच्चों ने किया। गलतियां क्या की, उन्होंने बता दिया कि अमाउंट को टैक्स करेंगे 10 साल में, बस ये बता के आगे अमाउंट को टैक्स करेंगे 10 साल में। ये वो बता के नहीं आए कि 10 बराबर सालों में टैक्स करेंगे, इक्वल टैक्स होगी। ये भी नहीं बता के आए कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच अमाउंट इज रिसीव्ड, जिस साल मिली है उस साल, और पिछले 10 साल या अगले, तो एंड नेक्स्ट 9 ईयर्स भी नहीं बता के आए। बस ये लिख के आगे इट विल बी टैक्स इन 10 ईयर्स। ना ये बताया कब से शुरू करें, ना ये बताया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सारी बातें वो बता के नहीं आए। अगली बातें आप छोड़े पड़े। इसके बाद एक सवाल और था, एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। एओपी का प्रेसिडेंट बनती है जब होली कंट्रोल हो या होली और पार्टली, होली और पार्टली हो। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स डिड नॉट नो द रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का लफ्ज़ लिख के नहीं आए वो। दे आल्सो इग्नोर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एओपी इज कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इवन इफ कंट्रोल इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। एट एनी टाइम इन द ईयर का लफ्ज़ लिख के आए, बस लिख के आगे इफ मैनेजमेंट कंट्रोल इज इन पाकिस्तान इट इज रेजिडेंट। तो एनी टाइम इन द ईयर का लफ्ज़ लिख के आए, चाहे एक लम्हे के लिए पाकिस्तान हो। अच्छा, वाइल रेफरिंग टू द पेमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपको पता था हमने सेल्स टैक्स में पढ़ा था कि उधार की पेमेंट 180 दिन में हो जानी चाहिए, वरना बीवी कहेगी ले मुजरिम खाना खा। बहुत से स्टूडेंट 6 मंथ लिख के आ गए, तो 3 दिन का फर्क है 180 दिनों में 6 महीने में, तो ये कहते हैं मैंने इनके नंबर काटे। एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स उन्होंने टर्म यूज कर ली, हालांकि कहते हैं मैंने तो लॉ में एक्स्ट्रा टैक्स यूज की हुई है। पॉइंट नंबर 3 छोड़ें। Majority of the students seem to have resorted to guesswork as they simply stated that commissioner can only issue notice within 5 years। हालांकि इन्होंने ये बता के आना था
A period of 5 years would be counted from the end of financial year in which the commissioner has issued or assumed have issued. From the end की जगह बस खाली लिख के आगे 5 साल के अंदर कर दो, from the end of financial year नहीं लिख के आए। एक कब से आपने जो है वो गिनना शुरू करना है। चैप्टर नंबर 17 में आ जाए, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 में आकर अच्छा भाईजान इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं है। विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन पेपर, कुछ सवालों के जवाब हैं मेरे पास, ये बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं। चैप्टर नंबर पेज नंबर 371, विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट इन पेपर फर्स्ट, जो थ्योरी के सवाल आते हैं वो पहले कर लीजिएगा, फिर छोटे न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। 10 नंबर का सवाल हुआ तो 1.8 से मल्टीप्लाई करके 18 मिनट के बाद अगले सवाल पे स्विच कर जाइएगा, बल्कि 15वें-16वें मिनट पे आप ऐसा कीजिएगा कि बस जो एडजस्टमेंट जैसे समझ आती हुई करके टैक्स लायबिलिटी तक निकालिएगा ताकि आप इजी मार्क्स गेन कर लें। फिर बड़े न्यूमेरिकल की तरफ मूव कीजिएगा, लेकिन उनका पूरा टाइम आपके पास होना शर्त है, वरना आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन एग्जाम लीव्स, सर एग्जाम लीव्स में कैसे तैयारी करें। तीसरा चैप्टर जो है वो पहले 3 चैप्टर कर लीजिएगा, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, उसके अंदर से 8 नंबर के सवाल आ रहे हैं, सेल्स टैक्स में से आ रहे हैं, तो तकरीबन 40 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, सेल्स टैक्स और पहले 3 चैप्टर्स। फिर उसके बाद इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम्स और वहाँ से मूव कर लीजिएगा, इसमें बाकी 60 नंबर हैं। हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी, मैं क्या बताऊँ, इसका मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि थ्योरी को सर कैसे तैयार करें आखिरी दिनों के अंदर। अगर याद की हुई है तो याद है, नहीं याद की हुई तो करें अब, और क्या हो सकता है। कम से कम 3 दफ़ा आपकी रिवीजन होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। इसमें तरीका ये होता है कि 5 दिन में टैक्स फारिग, 5 दिन में FR1 फारिग, 5 दिन में लॉ फारिग, 15 दिन में बंदा फारिग। तो 15 दिन के अंदर मैं आपको सच्ची बताऊं, चौथे या साढ़े चौथे दिन फारिग हो जाता था सब्जेक्ट, यानी 4 दिन लगते थे, रखे 5 होते थे, चौथे दिन फारिग हो जाता था, पूरा रिवाइज हो जाता था। एक दूसरा, फिर उसके बाद अगले रिवीजन आप 2-2 दिन कर लें, अगले दिन रिवीजन 2-2 दिन रख लें, फिर अगली 1-1 दिन कर लें। लेकिन इसके अंदर एक का मसला है, कुछ लोग ऐसा करना शुरू करते हैं कि एक ही वक्त में तीनों सब्जेक्ट शुरू कर दिए। अब जो एक ही वक्त में तीनों सब्जेक्ट शुरू करते हैं, 16वें दिन खड़े होते हैं कि पता नहीं होने रहे खत्म, अब तो 15 दिन भी गुजर जाते हैं, 16वें दिन भी खड़े होते हैं और किसी सब्जेक्ट का सर पैर नहीं पकड़ा जा रहा होता। बहरहाल कुछ लोग बहुत आइडियल चलाते हैं, कहते हैं एक सब्जेक्ट से हम बोर हो जाते हैं, तो वो इक्वल टाइम हर दिन डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों सब्जेक्ट को साथ चलाते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, इसमें हर एक की अपनी मर्जी है। अच्छा, कौन से रेट पेपर में गिवन होंगे ये मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है जी, हाउ टू सॉल्व सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें मोहतरम लॉ को आपने रिप्रोड्यूस करना है, फिर सिनेरियो को आपने रेफर करना है। लॉ को रिप्रोड्यूस करने का तरीका यह है कि एन इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज स्पेंड इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर, ये लिख के फिर अगली लाइन, एज मिस्टर उमर स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 200 डेज इन पाकिस्तान एज कैलकुलेटेड बिलो, देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। एक तरीका इसका यह है कि पहले लॉ को रिप्रोड्यूस करें, फिर सिनेरियो को रेफर करें। लेकिन आजकल आई के अपने इस तरीके को बदल दिया है और वो ज़रा आसान तरीके की तरफ मूव कर गया है। वो दोनों चीज़ें साथ साथ डिस्कस कर रहा है। जैसे हमने एक क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर एक बंदा 4 साल से नॉन रेजिडेंट है तो वो जिस साल पाकिस्तान आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल, ये बंदा जो है वो समझा जाएगा कि इसकी फॉरेन इनकम इस साल की और उससे अगले 1 साल की क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इस तरह का सवाल एक आया था, उसका जवाब देखते हैं। आई कैप ने जो है वो क्या दिया, आई कैप ने साथ साथ ही सिनेरियो को कवर कर लिया। इंस्टेड ऑफ के पहले सिनेरियो लिखे और फिर जवाब दे। एज उमर, सिनेरियो से शुरू किया डायरेक्ट, एज उमर इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज नॉट रेजिडेंट इन एनी ऑफ द 4 years। तो सिनेरियो और लॉ की प्रोविजन साथ साथ चल रही है। डेट इज फ्रॉम टैक्स ईयर 18 to 21। बताए हैं साल उसने, बिल्कुल साल बताए हैं, कौन से 4 साल, एज्यूम नहीं करना कि उसे पता है ये 4 साल, ये वाले 4 साल। सो ही इज ट्रीटेड एज अ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट फॉर टैक्स ईयर 2022 के लिए वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट समझा जाएगा। एंड हिज डिविडेंड इनकम विल बी माफ, थोड़ा सा बरकत के लिए उसने लिख देना चाहिए था, इन द ईयर एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर, लेकिन लॉ की प्रोविजन लिखने में थोड़ी ज्यादा उसने कंजूसी कर ली। तो आपको लॉ की प्रोविजन साथ साथ चलानी चाहिए जैसे इसने चलाई है। ही वॉज नॉट रेजिडेंट इन एनी ऑफ द 4 years। ओके, इसके बाद जो है वापस आ जाएं। एक काम करना होता है कभी कभी, निगेशन ऑफ हिज व्यू पॉइंट। कभी कभी वो अपना व्यू पॉइंट दे रहा होता है। व्यू पॉइंट क्या होता है, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में 200 दिन रुका हूं लेकिन मैं सिटीजन हूं बाहर का, इसलिए मैं नॉन रेजिडेंट हूं। तो उसे कहें सिटीजनशिप इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। एज योर स्टे इज फॉर 200 days, देयरफॉर यू आर अ, बस ये कह देना काफी है। फिर ये कि मैं निगेशन ऑफ हिज पॉइंट ऑफ व्यू हल्की सी करके आनी है, लेकिन ये निगेशन कब करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू की, जब वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हो। और अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं रहा तो फिर बस लॉ की प्रोविजन लिखनी है और साथ आपने किसको रेफर कर देना है, सिनेरियो को रेफर कर देना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 4 के अंदर कुछ डिफरेंट टैक्स रिजीम्स हैं, जिसे एक रिजीम को कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम, जिसे डिविडेंड कहते हैं, या प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम।
इसको ग्रॉस इनकम भी कहते हैं, इसे ग्रॉस इनकम भी कहते हैं, यानी डिविडेंड में खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाजत नहीं। हाँ, कोई सवाल है तो नीचे आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। अभी यार जरा पेपर ले आओ भाई, जरा पेपर ले आओ, आप लोग जरा बैठे रहें। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले हालात अब इंशाल्लाह मंडे को जो है वो लेक्चर अपलोड होगा। मेरी कोशिश होगी दोपहर से ही अपलोड करवाना शुरू कर दें पार्ट्स के अंदर। कोई 5-6 घंटे की शायद क्लास होगी एक्सक्लूडिंग ब्रेक्स, तो कोशिश कीजिएगा आप दूसरी क्लासों वाले ज़रा बैठे रहें, अनलेस कि इनकी कहीं और क्लास है जी। कैसे? ओके, बंद कर दें यार।